नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हम ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो डिसिप्लिन की एक मिसाल बन चुके हैं। हमारा जो पॉडकास्ट है जिसका नाम यूथ क्वेक है, इसका मेन सब्जेक्ट यही है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। और डिसिप्लिन वाली जो बात है उस पर ये काफ़ी खरे उतरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य पे हमने हमारे जो गेस्ट को लाए हैं वो हैं विशाल ढाका, जो कि हैं डबल AO ग्वालियर से। और अपनी जॉब के अलावा वो काफ़ी रुचि रखते हैं डांस में। एज एन आर्टिस्ट वो मिमिक्री भी करते हैं और एक क्रिएटिव वर्ल्ड को कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए विशाल जी से आज आपकी बात कराते हैं। नमस्ते विशाल जी, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। आज छुट्टी का दिन है तो हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी आपने हमें समय दिया, रियली अप्रिशिएट। नहीं, ये आपकी ही क्वालिटी है कि मैं मना ही नहीं कर पाया। यू टॉक आपने जिस तरीके से पेश किया कि यूथ को शो करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए, हालांकि हम कौन होते हैं इंस्पायर करने वाले, बट ये छोटी सी जर्नी है हमारी स्ट्रगलिंग, जो लोग देखते हैं उससे अगर उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो ऑलवेज। एक्चुअली मैं काफ़ी हद तक ये मानता हूँ कि हर इंडिविजुअल इस वर्ल्ड में हर इंडिविजुअल खास है, स्पेशल है, और अपने अपने काम से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर कर ही सकते हैं। और जो उनकी पोटेंशियल होती है उस पोटेंशियल तक काफ़ी लोग एक्सप्लोर नहीं करते हुए आगे नहीं बढ़ पाते। उसके काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर इंसान में बहुत पोटेंशियल है। वो ज़रूरी ये है कि वो उस पोटेंशियल को समझ जाए। तो मैं शुरुआत पॉडकास्ट की इस तरह करना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी शुरू करी। आप इनिशियल ईयर्स में पढ़ाई आपने कहाँ से करी, और आप जो मिमिक्री में इतना इंटरेस्ट रहा, आपका डांस में इतना इंटरेस्ट रहा, ये आपको क्या चैलेंजेस आए और आप किस तरह से उसको ओवरकम करते हुए आज भी अपने सपने के प्रति आप सीरियस हैं। आप बताएं हमारी ऑडियंस को। अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, आई थिंक मैं 5th से 6th क्लास में था। तो उस समय ज़्यादा समझ नहीं थी, बहुत छोटे थे। तो जो एक छोटी आवाज़ होती है उसमें स्टार्टिंग हेरा फेरी मूवी आई थी आई थिंक। तो उसने इतना मतलब अटैच किया था कि परेश रावल जी के साथ में अक्षय कुमार हैं, सुनील शेट्टी है। तो हालांकि मैं उस समय थोड़ा बुदबुदाया करता था, कोशिश करता था, पर मेरी आवाज़ चूँकि बच्चे की थी तो उतना मैच नहीं कर पाता था। बट स्टिल इट हिट्स मी कि यस आई कैन डू इट, मैं थोड़ा सा उस तरफ जा सकता हूँ। देन फिर उसी समय लकीली DVDs आनी शुरू हुई थी, इंडियाज़ लाफ्टर चैलेंज की। तो वो पहला मौका था शायद इंडिया में कि लोगों ने मिमिक्री देखना भी शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, कहीं न कहीं मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैं एक स्टार्ट किया, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, फिर सुनील शेट्टी, और कुछ तो आवाज़ें ऐसी थी जो कि मेरी वॉइस को थोड़ा सेट कर रही थी, पर कुछ बहुत आउट ऑफ रीच थी, जो भारी आवाज़ें थी, तो मैं उनकी तरफ जा नहीं सकता था। फिर जब मैंने लोगों को मतलब रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये किया, तो मिक्स रिव्यूज़ आए, कुछ ने बहुत अच्छा कहा, वेरी वेरी गुड, एंड देन सम पीपल सेड कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। सो कभी-कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, बट अंदर से वो एक जज़्बा था कि नहीं, नहीं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे बहुत फ़ील होता है, मुझे मन से ऐसे एक सुकून मिलता था कि यार एक वीक में मैंने एक नई आवाज़ सीखी है। एक मेरा उस समय अपने आप एक खुद से टारगेट हो गया था, अच्छा। वंस अ वीक एक नई आवाज़ मुझे सीखनी। अच्छा। हालाँकि वो टारगेट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था, बट एक अंदर से एक होती है। हाँ जी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। साथ में एक आर्टिस्टिक एंगल भी था डांस का, तो मैं डांस भी किया करता था। 5th क्लास में मुझे याद है कि ऐसे ही एक टीचर ने एक बार कुछ तो बाल सभा का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था स्कूल में। अच्छा। तो हालाँकि बाकी के बच्चों को तो यही है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर देते थे, कोई स्पीच दे दिया, किसी ने कोई पोएट्री सुना दी, किसी ने कुछ इस टाइप का सुना दिया। हाँ जी। सो मुझे याद है कि मेरे दोस्त जो थे एक दो कि यार तू ऐसे करता है हमारे सामने, हाँ, ये बाल सभा है, हाँ, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट, जाओ सामने। हाँ जी। सो दे स्टार्टेड कि यस यस यस, विशाल 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 घूमन। तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं लोगों के सामने आया, और मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत छोटा हाइट में फील कर रहा था। सो मेनी पीपल, किसी को आइडिया नहीं था, एंड पीपल वर मीन्स कीपिंग आइज ऑन मी। बहुत डरा महसूस कर रहा था, पता नहीं मैं लोग हंसेंगे,
मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी। एक वक्त पे तो आया कि मैं भी पोइट्री सुना देता हूँ, हाँ, हाँ। खत्म करके निकलता हूँ जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं, बट देन नहीं, जो भी हंसेंगे तो ठीक है, करना है तो करना है, कभी ना कभी तो करना है, तो आज ही क्यों नहीं। राइट। तो मैंने स्टार्ट किया द वर्ल्ड फेमस, जो कि है शाहरुख खान। अच्छा। एंड मुझे आज भी याद है कि पहले मैंने एक्सप्रेशन किया, पीपल अरे ये क्या हो रहा है, एंड देन आई स्टार्टेड द आइकॉनिक के किरण, एंड पीपल वर लाफिंग इन शैटर्स, दे वर शैटर्स, क्लैपिंग ऑल द वे इन द असेंबली। शाहरुख खान को तो सब पसंद करते हैं, तो उनका Yes. कोई मिमिक्री करें तो ऑब्वियसली वो रेसिप्रोकेशन मिलता ही है। जी, तो उस समय तो मुझे नहीं, आज मैं पलट के देखता हूँ तो ऑफ कोर्स ये उनके लिए भी बड़ी बात थी कि कोई 5th क्लास का बच्चा है, हम्म। वो टीचर्स, सो मेरी 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, और 5वीं क्लास का बच्चा कोई आके शाहरुख खान की, वो चाहे कैसी भी करता, आज मैं पीछे पलट के देखता हाँ हूँ, जी, उनको हाँ। अच्छा लगना ही था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय जो डर था मेरे अंदर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने, वो मेरा पल था, अगर मैं उस समय पीछे हट जाता हाँ जी, या मैं सिर्फ कोई पोएट्री सुना देता या जो भी है, हाँ जी। मुझे लगता है मेरा सपना जो था वो वहीं खत्म हो जाता। तो विशाल जी, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में तो खासकर ये होता है कि कोई गेस्ट आ गए, कोई रिलेटिव आ गए, तो बच्चों को बुला लिया जाता है कि चलो बच्चा डांस करके बताओ, गाना गा के बताओ। तो आपके साथ भी ऐसा मोमेंट होता था क्या? हाँ, ये अच्छा याद दिलाया, मैं सच कहूँ तो दिमाग से ही निकल गया था, आज अभी आपने क्लिक किया है। सो मुझे याद आता है कि मेरे पापा की पोस्टिंग थी आबोर में, ही इज़ एन एक्स सर्विसमैन, तो उस समय वो थे सर्विस में। तो मुझे याद है कि कैंटीन होती थी, आर्मी कैंटीन हाँ। होती थी, तो वो पापा के दोस्त थे। तो मैं एक बार चला गया था और मुझे याद है मैंने थोड़ा सा मिमिक्री का कुछ तो सुना दिया, एंड दे वर सो एक्साइटेड। हाँ, तो मैं जब भी उसके पास से गुजरता था तो वो बुलाते थे, आओ मैं विल गिव यू चॉकलेट, एक मिमिक्री सुनाओ, Right. एक मिमिक्री पे एक चॉकलेट आपको मिलेगी। चॉकलेट रिश्वत होती थी। तो वो फिर मुझे बड़ी अच्छी, और वो भी बहुत एक्साइटेड होते थे, और मैं हर बार मेरी कोशिश रहती थी हाँ। कि मैं कोई नई मिमिक्री उनके सामने सुनूं। हम्म। तो ये मुझे ये लेकिन अच्छा मतलब चॉकलेट से बड़ी खुशी क्या थी क्या बचपन में? खुशी? तो उसके लिए मिमिक्री तो एनी टाइम। तो आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं लाइफ में? अगर मैं कहूँ कि अलग से मैं कहूँ कि वैसे अगर मैं बहुत क्लोज वंस में हूँ तो ऑफ कोर्स माय डैड, डेफिनेटली, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रगल किया है, जैसा किया है, और प्रोवाइड किया जितना भी लिमिट में हमें, उनके पास रिसोर्सेज थे उसमें उन्होंने बेस्ट किया कि हम आज यहाँ पे आ पाए। उसके अलावा अगर मैं आउटर वर्ल्ड में बात करूँ, आर्टिस्ट वर्ल्ड में बात करूँ, तो नो वंडर फॉर मी इरफान खान इज, आई थिंक मेरे को आज भी बहुत बुरा लगता है कि मैं कभी उनसे साझा नहीं कर पाया, कभी Right. उनसे रियल में नहीं मिल पाया। आज मुझे लगता है कि अगर काश मैं एक बार भी उनसे मिल लिया होता तो मुझे बड़ा वो एक यादगार के तौर पर रहता। वो आपके सबसे बड़े, मतलब आप अगर फैन के तौर पे देखें तो उनके सबसे बड़े फैन हैं। डेफिनेटली। तो आपके लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा है? टर्निंग मोमेंट, मुझे लगता है कि मैं अभी टोटल अगर मैं ज़िंदगियों की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं तीसरी ज़िंदगी में हूँ, मेरी लाइफ को मैं 3 ज़िंदगियों में तोड़ता हूँ, और आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट कहलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में आना। हाँ जी। पहला मैं कहूँगा कि आई थिंक 9th क्लास तक मेरी एक अलग ज़िंदगी थी। अब तक का सबसे मुझे लगता है कि जो मुझे आर्टिस्टिक डेवलपमेंट मिला वो 9th क्लास में था। मैं एक अलग स्कूल में गया, अलग शहर था, और उस स्कूल की खास बात ये थी कि उन्होंने कुछ एक नया, मतलब एक अनोखा सिस्टम उन्होंने निकाल रखा था कि सुबह की प्रेयर के टाइम पे उनका फिक्स रहता था कि कोई भी स्टूडेंट आके प्रेयर के बाद में कुछ ना कुछ परफॉर्म करके जाएगा। अच्छा। वो कुछ भी टाइप का हो सकता है, और उसके बिना वो कंप्लीशन नहीं होगा, आप जा नहीं सकते। तो ये एक तरह से इनकरेजमेंट था। मैं नया नया गया था और बाकी सब लोग कुछ मतलब कुछ किसी ने वीर रस का कुछ सुना दिया, किसी ने कुछ किसी टाइप का सुना दिया। तो मैं पहली बार गया और मुझे याद है मैंने इंडियाज़ गॉट मतलब इंडियाज़ लाफ्टर चैलेंज का जो बिट वाला वर्जन है कॉपी किया था मैं, मिमिक्री वाला। अच्छा। और वो सुनाया, बहुत लोग मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नहीं अगली बार भी आपको आना। एंड टीचर भी अच्छा है, किसी और को पढ़ के लेके आते रो धो के, उससे अच्छा तो ये, और अच्छा भी कर रहा है। सो मुझे आज भी याद है कि एक टीचर थे, वो मेरे पास में इस तरफ खड़े थे, एंड वो एक क्या कि भाई राजू श्रीवास्तव थे, एक दूसरे आर्टिस्ट थे, तो उनका वो था कि
क्या देख रहे हैं वे, हाँ। फिर देख रहा है। सो स्टूडेंट वैसे भी उससे थोड़ा सा गुस्सा करते थे कि टीचर पीटता था वो, हाँ। एंड मैंने उसको यूज किया इन अ कॉमेडी में, क्योंकि मैं तो कॉमेडी कर रहा हूँ, तो उसको वैसे ले नहीं सकते, एंड आई कॉपीड दैट थिंग। हाँ। मैंने परफॉर्म की और 12th क्लास वाले 11th क्लास वाले पागल हो गए थे आई थिंक, कि चलो हमारा बंदा इसने थोड़ा सा ले लिया है। तो वो एक था, वहाँ पे मेरी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट बहुत हुई, मैंने डांस भी किया जितना मैं बेस्ट कर सकता था। पर उसके बाद है एकदम डाउन पॉइंट, 10th क्लास से एक कह दो समाज का प्रेशर नहीं, अब तो 10th है, बोर्ड है, आपको पढ़ाई में ही जाना है, और फैमिली भी था, और देन मतलब इस तरीके से वो प्रेशर बिल्डअप होता गया। मुझे आज भी याद है, मैं 10th में टूट गया था एक बार के लिए, क्योंकि मुझे एक मेरिट होल्डर क्लास में डाल दिया था, उनकी हॉप्स इतनी हाई थी कि मैं उसको मैच ही नहीं कर पाया 1-1.5 महीने में। मैंने कहा मैं तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही उस तरीके का एनवायरनमेंट हो गया था, इतना डेंस एनवायरनमेंट कि मजाक के लिए आप हंसने को एक चीज नहीं है आपके पास। सो मुझे लगा यार मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, तो मैंने उनसे कहा प्लीज मुझे क्लास सी में बिठा दीजिए, मतलब A B C सबसे वाहियात वाली में बिठा दीजिए, कम से कम वहाँ हंसने को तो मिलेगा, पढ़ाई में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 5-6 महीने बैठा, पर वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, मैं टॉपर था, तो मुझे फिर घसीट के लेके आया कि नहीं बैठो आप इसमें, आपको करना ही पड़ेगा। तो वो एक होप्स थी, घर वाले भी बड़ी उम्मीद से देखते थे, नहीं आप करोगे करोगे, तो फिर उनके ड्रीम को अपना ड्रीम बनाते हुए मैंने आर्ट को एक बार साइड में रखा और मैंने परफॉर्म किया। अब किस्मत का देखिए, उस समय आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 97 थे, सो नो वंडर वो करता है। फिर 11th क्लास में कहीं आप तो IIT, उस समय इंजीनियरिंग का क्रेज था, IIT हर जगह IIT चल रहा था, तो हम भी भीड़ में शामिल हो गए, हमें इतनी समझ थी नहीं, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। और फिर वो एक टैग भी लग गया, अच्छा 97 आए, मैथमेटिक्स वाले बंदे हो तुम तो तुम्हें तो करना ही करना है, और कौन करेगा। फिर उस लाइन में घुसे, और फिर कॉलेज पहुंचे, ठीक ठाक मार्क्स थे, अच्छी कॉलेज मिली थी। वहाँ जाने के मुझे याद है 2 महीने के भीतर मुझे अक्ल आ गई कि यार मैं गलत लाइन में आ गया, ये मेरे लिए नहीं है। अब तक तो 2-3 साल वो, और दिमाग में वो बिठाते भी हैं, अच्छा 12th कर लो, एक बार सेलेक्ट हो जाओ, फिर मजे ही मजे हैं, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, मुझे और कॉलेजेस का नहीं कहूँगा, मेरी कॉलेज जो थी और जो यूनिवर्सिटी थी, पुणे यूनिवर्सिटी, इट वाज रियली टफ, बहुत हार्ड थी, आपको बहुत अव्वल दर्जे का पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं कुछ और कर सकते। तो पर क्या करें, फैमिली है। फिर भी मैंने उस समय, मुझे याद है कि मैंने कोई तरीका ढूंढा कि नहीं मैं अपना आर्ट को नहीं डाउन होने दूंगा। कॉलेज में कोरियो का ग्रुप था, कोरियो डांस का ग्रुप था, तो मैंने कहा मैं इसको ज्वाइन करूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मैंने लास्ट तक उसको ज्वाइन किया। अपने थर्ड ईयर में कॉलेज में जीते भी थे हम एज ए ब्रांच, तो वो उसने मुझे कहीं ना कहीं जिंदा रखा, पढ़ाई भी करनी है, तो फेल भी नहीं होना। कॉलेज ख़त्म की, देन फिर प्लेसमेंट भी हुआ, बट वो इतना मीडियोकर था कि मन नहीं किया, तो फिर कहा नहीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, बाकी के भी कर रहे थे, कुछ और था नहीं। फिर वहाँ से अगेन मैं कहूँगा कि वो डाउन चलाता गया, आर्ट डाउन होती गई पढ़ाई में, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं, इतना कंपटीशन हाई है आज के टाइम पे। लेट मी अश्योर यू कि फॉर अ मी काइंड ऑफ पर्सन जो कि आर्ट को परस्यू कर रहा है, और आई वाज नॉट दैट ब्रिलियंट, मैं ठीक है, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था, बट मैं इतना ब्रिलियंट नहीं था, क्योंकि आर्टिस्टिक नेचर वाला आदमी होता है, उसका फोकस उस तरफ भी अच्छा खासा रहता है, माइंड वहाँ रहता है हमेशा। मैं मूवीज देखता रहता था, जितनी मूवीज देख सकता हूँ, आर्ट वाले जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस होती थी वहाँ जाता था, छोटे छोटे ग्रुप्स थे वहाँ पे जाके परफॉर्म करता था। और आपको क्या करना है कंपटीशन वाले वर्ल्ड में, जहाँ 10 लाख फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज मात्र 10,000 हैं, उसमें भी लक इतना फैक्टर कर जाता है। तो फिर मेरे पास सच बताऊं तो मैंने एक बार के लिए लेके कि ठीक है भाई, अब आर्ट को एक बार पॉज कर देते हैं, क्योंकि ये करो या मरो वाली स्थिति है। तो मुझे याद है कि आर्ट को साइड में रख के मैं कम्प्लीटली की पढ़ाई करनी है, और सबसे मेन जो मुझे नुकसान हुआ था वो था हेल्थ का।
मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हो और 5-5 6-6 घंटे आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी आँखों का ब्लिंक करना, आपकी आँखों में दिक्कत आने लग जाती है, रात को सोने में दिक्कत हो रही है, आपका स्टमक का पूरा सिस्टम ख़राब हो रखा है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रखा है, तो पर कैसे भी करना है। तो फाइनली कोई बात नहीं, मेहनत रंग लाई। मैंने पहले 2021 में एक गवर्नमेंट जॉब निकाली, फिर पे ग्रेड बढ़ाया, सेकंड 2022 में थी, 2023 में मैंने थर्ड जॉब निकाली, उससे ऊपर पे ग्रेड, और फिर फाइनली मैंने 2023 में ही एक और जॉब निकाली, जिसमें अभी मैं करंटली हूँ डब्ल्यू की पोस्ट पे। तो अच्छे लेवल पे मैं आ गया। तो मैंने मन ही मन कहीं ना कहीं एक हॉबी थी कि ठीक है, खुद को भी रोटी का जुगाड़ करना है भाई, आपको ब्रेड एंड बटर लेके आना है, और एक डिसेंट लेवल पे, ऐसा नहीं कि बस, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बस जॉब निकाल ली छोटी सी, तो मैं फिर वहीं फंसा रह जाऊंगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो तो कंटिन्यू करना है, तो आपको एक थोड़ा डिसेंट लेवल पे आना पड़ेगा ताकि आप परस्यू कर पाए। तो इसके लिए मैंने किया और फाइनली मैं सेट हो गया, ठीक है मेरी जॉब लगी। पर मुझे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मेरी हेल्थ थी। जब आपकी हेल्थ साथ नहीं होती तो ना आप ना जॉब अच्छे से कर सकते हो, ना आर्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो विशाल जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्रिएटिव वर्ल्ड में हमेशा से जाना चाहते थे, हाँ। तो इंडियन पेरेंटिंग में या फिर अगर अपने बचपन को आप रिवाइज करें, बैक में जाएं, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे अपने सपने को पूरा कर पाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे मेन तो मुझे लगता है ना कि ये जो दिखावे वाली जो टेंडेंसी हमने अभी इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम में, कि मेरा बच्चा दूसरे से बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके 90% मार्क्स आ गए दिखावे के लिए। हाँ जी, सामने वाला भी टेंशन में आ जाता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा नहीं है। हाँ जी। और आज मुझे लगता है कि एक ही आयाम सेट कर रखा है, पढ़ाई, स्टडी में कौन मार्क्स ला रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। राइट, राइट। जबकि अगर आप फॉरेन में जाओगे, इट इज ऑल अबाउट हाउ कूल योर किड इज डूइंग। वो है स्टैंडर्ड कंपेयर करने का। अच्छा, आपका बच्चा डांस में इतना शानदार कर रहा है, दैट इज कूल। ओके। तो वो है कि नहीं, आपका बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल है, आपका बच्चा अच्छा स्विमिंग चैंपियन बनना चाहता है, तो वो ज्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर अगर अपन एज अ पेरेंट, आप भी एक पेरेंट हैं और आपने आपने अपना बचपन भी देखा है, तो आप कौन सी चीज़ें एज अ पेरेंट करना चाहेंगे जो आपको एज अ किड नहीं मिली? हाँ, अगर अपने मैं बच्चों के लिए क्या करना पेरेंट जब बनूंगा, अभी बना नहीं हूँ, अच्छा। अभी शादी नहीं हुई है। तो फ्यूचर में जब आप पेरेंट बनेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ आप अपने बच्चों के साथ करेंगे जो आपको एज अ किड नहीं मिली? या क्योंकि ये एक जनरल बात है, क्योंकि जनरली ऐसे काफ़ी बच्चे सोचते भी होंगे, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये क्योंकि ये एक पॉडकास्ट यूथ क्वेक है और हम चाहते हैं कि आपका मैसेज सब तक पहुँचे। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ चाहेंगे एज अ पेरेंट आप फॉलो करें जो आपको अपने बचपन में मिल जाती तो आपका फ्यूचर कुछ और ही होता? अगर इस बारे में मैं कहूँ तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको बच्चे को डिसाइड, हालांकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कि हाँ ये भी कर सकते हैं, बट ये उनको डिसाइड करने देना, और आपको एज ए पेरेंट पहचानना भी। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप उनको छोड़ दो, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर किड्स, वो भटक भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो आपको देखना है वेदर दे आर ऑल्सो सीरियसली गुड इन दैट और नॉट। राइट, राइट। बट चॉइसेस उनको करने दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो कहीं ना कहीं माँ बाप के कहने से पढ़ाई वढ़ाई इनमें गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दैट इज़ कि घर वालों ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट माई चॉइस। और आदमी नहीं 100% दे सकता जब तक उसको नहीं लगता कि ये मैं ना खुद डिसाइड किया है, क्योंकि स्ट्रगल हर जगह है, आर्टिस्टिक वर्ल्ड में भी अच्छा खासा स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब में या इंजीनियरिंग में या फिर स्टडी में स्ट्रगल हर जगह। तो अगर आर्ट अगर बच्चा खुद चुनेगा तभी वो उसमें 100% दे पाएगा। तो मुझे नहीं पता मेरा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा, हो सकता है वो शायद साइंटिस्ट साइड में जाए, हो सकता है वो शायद बिजनेस साइड में जाए, तो वो खुद डिसाइड करे। तो जैसे अगर अब हम ये समझना चाहें कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या आप ये अभी तक जान चुके हैं, और अगर आप जान चुके हैं तो आप कौन सी एज में जान चुके थे कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो? मैं जैसे फ्रेंकली बताऊं तो मेरा पर्पस ये था कि मैं कभी भी अपने ये जो पैशन है मिमिक्री डांस, इसको मैं सोर्स ऑफ इनकम बनाना मेरा पर्सनल चॉइस था। मैंने नहीं कहा कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊं इस पर, हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है,
बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छा ये आपका पैशन है, हाँ। तो आप क्यों नहीं इसमें Right. सोर्स ऑफ इनकम। बट मैंने अगेन आई वाज प्रैक्टिकल, हम्म, मैंने उस समय देखा कि मैंने ये महसूस किया पर्सनली कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है हम्म, कि अगर आप इसको सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं हम्म, तो फिर क्या है कि ये चीज़ नेगेटिव भी बहुत बार हो जाती है। राइट राइट। मैं इसको एज अ हॉबी, मैं जब भी इसको करूँ तो मुझे मज़ा आना चाहिए, मुझे वो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आई शुड बी द बेस्ट इन इट। हाँ, ऑफ कोर्स आई विल बी द बेस्ट इन इट, हम्म, बट इट इज़ नॉट अ प्रेशर दैट आई वांट फ्रॉम माय इनर सेल्फ राइट कि क्यों, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है इसलिए मुझे बेस्ट होना पड़ेगा। नहीं, मुझे बेस्ट होना है क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो as a आपकी- hobby में ये लेना आपकी चाहता हूँ। इंडिविजुअल सोच रही है। हाँ, ये मेरी individual लेकिन एज अ मैसेंजर ऑफ इंस्पिरेशन आप क्या बताना चाहेंगे यूथ को? अगर कोई क्रिएटिव साइड में बहुत अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, डांस में अच्छा है, गिटार में अच्छा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या उनको बताना चाहेंगे कि उनको क्या किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए इन बातों को? राइट राइट। ये अगेन मैंने कहा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता, पर अगर मैं किसी और को राय दूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाओगे तो फिर आप उसको इतना निखारोगे भी नहीं, Right. क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की फितरत है हाँ, कि जब तक उस पर प्रेशर नहीं आएगा हाँ, तब तक वो और बेहतर नहीं होता। तो अगर एक नॉर्मल बंदा है जो कि भटक सकता है तो मैं उसको अगेन कहूँगा, और अगर आपको लगता है कि आप अपने आर्ट में अच्छे हो हम्म, तो वो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेके आओ, क्योंकि देखिए किसी भी डायरेक्शन में चाहिए, आर्ट वर्ल्ड में भी स्ट्रगल अच्छा खासा है। हम्म, पहले तो कॉन्फिडेंस ये लाना है कि नहीं मुझे भटकना नहीं है, मुझे आर्ट में जाना है, हम्म, तो चाहे मैं कम कमाऊँ, चाहे मुझे कितने भी स्ट्रगल आए, मैं इसी में रहूँगा। right. पहला अगर आपने वो कॉन्फिडेंस जीत लिया देन मेरे को लगता है आपने 90% जंग तो वहीं जीत ली। सही बात है। कॉन्फिडेंस खुद पे आना चाहिए। तो अब थोड़ा सा पॉडकास्ट को अपन हिलेरियस बनाते हैं। Right, right, थोड़ा बहुत सा serious हो पुरानी गया। यादों को ताजा करते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि आपने बताया इरफान खान से सबसे ज्यादा आप इंस्पायर्ड रहे हैं, तो कुछ आप हमारी ऑडियंस के लिए जरूर। मिमिक्री करके बताएं। इरफान खान जी से शुरुआत करते हैं। हाँ जरूर जरूर। इरफान खान जी, अरे भैया मस्तू, तेरे अंदर इतना भी दिमाग होता ना, ये केस यहीं पे सॉल्व हो चुका होता। क्या कर रहे थे बच्ची और वो जो नौकर था है, डंडा कहाँ है, डंडा कहाँ है, डंडा ला। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, राजकुमार संतोषी जी रामलीला कर रहे हैं, सोच रहा हूँ रावण का ऑडिशन दे दूँ, ऐसा रावण करूँगा, धूम तो का ऋतिक, शाकाल सब फेल। अरे बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा, मानो है ना मानो। आज इरफान खान जी सुनते तो आपको जरूर हक कर देते। उनको बहुत पसंद आया होगा आपका ये। तो आप आमिर खान की कुछ आमिर खान के अंदाज में करके बताएं आप। हाँ जरूर, आमिर खान जी ने भी अभी रिसेंटली पॉडकास्ट दिया, काफी हाँ जी, हाँ जी। काफी फेमस हुए अभी हैं वो उस काफी चीज़ के लिए। टाइम से मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं। हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई, हाँ। करना ही पड़ेगा अब तो। हम्म, तो हाउ आमिर खान डज दिस पॉडकास्ट, आप सोचिए। हम्म, विशाल जी वेरी गुड। मैं आपको बुलाना ही चाहता था, आपने खुद ही फ़ोन कर दिया। बहुत अच्छा लगा। क्या है कि मैं मैंने सोचा मैं एक्टिंग छोड़ देता हूँ। क्यों आपको लग रहा होगा मैं क्यों एक्टिंग छोड़ना चाहता हूँ? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ किताब लिखूँ कि हाउ टू डू एक्टिंग, और पहले पेज पे मैं लिखूँगा डू नॉट मेक लाल सिंह चड्ढा। माय फर्स्ट चॉइस। मेरा जो बेटा है मैं उसको भी कहता हूँ कि तेरे कारण मैं बर्बाद हो गया। तूने कहा कि पापा बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म कर लो, मैंने ऐड भी किया उसके लिए, बर्बाद हो गया। पर अब मैं कुछ अलग करूँगा। मैं जो है सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग पे मूवी बनाऊँगा, स्विमिंग करते करते ही मूवी बना दूँगा, देखते हैं कैसी जाती है। ये मुझे लगता है कि वो अपनी आमिर टॉकीज जो अभी उन्होंने शुरुआत करी है, आमिर हाँ। टॉकीज की, हाँ। उसमें आपकी ये मिमिक्री को जरूर डालेंगे। 100 रुपीज़ होगी। तो अभी कुछ अपन भारत से विदेश की तरफ जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कुछ अगर आप अपने अंदाज में डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप, हाँ
काफ़ी फेमस अभी चल रहे हैं वो, अपनी बातों के लिए भी, अपनी हरकतों के लिए भी। सो दिस इज हाउ इट गोes। आई एम हियर इन ताजमहल, दिस इज ताजमहल। It's a good vibrant building. Could be, could not be. I'm trying to buy it. I am buying it. I cannot buy it. She's saying I'm not cannot buy it. I'll try. Can be, cannot be. He's a good dealer. Nice dealer. I'll be with the team. He's a very good dealer. But he's a bad man. कमाल है। आपको तो ये मिमिक्री वाली जो लाइन है इसको आगे बढ़ानी ही चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आपको एक्टिंग में भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल हमें दिख रहा है। और हमारी ऑडियंस जब आपका जब ये पॉडकास्ट देखेगी तो ज़रूर पसंद करेगी आपके हर परफॉर्मेंस को। डेफिनेटली भगवान ने चाहा, किस्मत रही और सही डायरेक्शन में गए। तो अब मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलीवुड एक्टर्स मैंने खूब किए और भी करता रहूँगा, बट मेरा ट्राई है कि मैं थोड़ा यूनिक करूँ जो यहाँ पे आसपास कोई नहीं कर रहा। हॉलीवुड एक्टर्स जो हैं प्रॉपर, मैंने जैसे अल पचिनो की थोड़ी बहुत ट्राई की थी, और बाकी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ कि एक पूरा उनका भी एक कैटलॉग मेरे पास हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जो करना चाहते हैं मिमिक्री में, उसमें अगर आप अभी इस पॉडकास्ट में करना चाहें तो बताइए। मैं ट्राई कर सकता हूँ, अल पचिनो की ट्राई कर सकता हूँ। कोर्स कुछ कहते हैं कि ही इज़ द अमिताभ बच्चन ऑफ हॉलीवुड, और अमिताभ बच्चन को कई बार कहते हैं अल पचिनो बॉलीवुड। तो ऑफ कोर्स अल पचिनो इज लाइक ही वेल pressure. It could be a good thing. If I were the man, I was once again, I'll flame through it. Liar, your pants are on fire. चल जी, अपन रैपिड फायर खेलते हैं। जरूर। रैपिड फायर इन द सेंस कि मिमिक्री मैं कहूँगा आपसे मिमिक्री करने के लिए, हाँ। और आप परफॉर्म करके बताइए। डेफिनेटली। तो अपन शुरू करते हैं शाहरुख खान से। ओके। ये है 70 मिनट है उस पॉडकास्ट के। उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। नाउ नशरुद्दीन शाह। भाई बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं कबूतरों से बात करता हूँ, लेकिन ये सरासर गलत है। कल ही मैंने एक मोर से बात की है, परसों मैंने एक चींटी से बात की थी। मुझे जानवर पसंद है, लेकिन कबूतरों से मैं नफरत करता हूँ। धर्मेंद्र। अरे मेरे पुत्र, सने बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन तू मेरी इज्जत नहीं करता। कल मैंने तेरे को कहा था कि बाजार से ककड़ी लेके आ जा, उसी को लेके आ गया। ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? अरशद वारसी। मैं क्या कहता हूँ भाई, ये बाजू वाली दीवार जब इसको तोड़ के इस वाले कमरे को भी अंदर ले लेते हैं। बॉडी कहाँ से लाएंगे यार, कहीं से भी उठा लेंगे। करना ही है तो जज साहब कह रहे हैं तो पीछे आ जाना, मामा कह रहा है आपको। सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी है। कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई है आपने? अच्छा, ताजमहल आपने बनाई है? नहीं, ऐसे थोड़े ना होता है। शी लाइक्स मी। 500 करोड़, 500 करोड़। सलमान खान। आइए स्वागत करते हैं आपका बिग बॉस के नए सीजन में, और इस बार थोड़ा सा एटीट्यूड कम होगा। अरे ओए, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं यहाँ पे डांस नहीं कर सकता? अच्छा, स्विमिंग पूल के अंदर डांस नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। परेश रावल। हेरा फेरी वाला, ठीक है। देवा राजू कूतरिया मानुष, अरे खाली दिल दरिया रे, बाकी सब समंदर है। कितना रुपया है तेरे पास? 200 रुपये। चलेगा 200 रुपये जा बाजू वाले दुकान से छोटा सा कंबा लेके आने का। अबे इतनी रात को कौन सा खेल खेलेंगे? वो भगवान
वो बाजू वाले दुकान का हलकट बनिया है, उसकी बात कर रहा है। अब सनी देओल। सनी देओल। ओए ओए मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार घोषित करके यहीं पे गोली मार दूं, चला जा यहां से। यहीं पे होगा। तुम लोग चाहो तो मुझे गोली मार देना, अगर मैं पीछे हटा तो। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। माय गॉड। वाओ। अब मेरी नई फिल्म आई है वॉर 2, प्लीज देखने जाइएगा क्योंकि बहुत कम लोग जा रहे हैं। थैंक यू। के मेनन जी, के मेनन साहब डेफिनेटली, उनकी अभी रिसेंटली एक अच्छी सीरीज भी आई है, पुराना उनका रोल भी है ब्रिगेडियर प्रताप का। ये तुम्हारे उस नाइस की तरह कन्वीनियंट। किसे बचा रहे हो तुम इसे? नहीं हो पाएगा। मैं जमीन से 10,000 फीट ऊपर अपनी हड्डियां गलाता हूं, इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवी होने की। शक्ति कपूर। शक्ति कपूर जी, शक्ति कपूर जी। आओ ललिता, टाक चिके टॉक चिके ठिक चिके, आओ नई फिल्म करूंगा, कोई ले तो ले। जगदीप। जगदीप। अरे मेरा बेटा प्रेम ऐसे ही डफर है, उसको और बेवकूफ बना रिया है, ये कमीना है। अरे तो बहुत ही मतलब अलग ही टैलेंट है, अलग लेवल है, क्योंकि इतने सारे कलाकारों का तुरंत मिमिक्री करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में उस कैरेक्टर को याद करके प्रिपेयर करना और एक्सेप्शनल टैलेंट है। थैंक यू आपने हमारी ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया। तो पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए आपको लाइफ में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आए हैं? मुझे लगता है कि आदमी के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया, दैट इज हिज ओन विल पावर। सर्कमस्टेंसेस आती हैं, सबके साथ आती हैं, सबके स्ट्रगल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास स्ट्रगल नहीं है, पर ये आपकी खुद की विल पावर ही है जो आपको रोकती है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए भी जो आया है, और किसी के लिए भी आ सकता है, वो इंसान खुद ही होता है। तो आप अपने डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? आसान नहीं है, पीछे पलट के देखना बहुत आसान लगता है जब आप डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर जाते हैं, जो मेरे आए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था जो कि था हेल्थ ख़राब होना जॉब की तैयारी में। क्योंकि जब अव्वल दर्जे की आपकी हेल्थ ख़राब होती है, एक बार मुझे याद है कि एक एक्टर्स थे, उन्होंने बहुत शानदार कहा था कि अच्छा आपकी किस्मत ख़राब है। कहाँ किस्मत ख़राब है? बहुत हट्टे कट्टे हो, चल पा रहे हो, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपके अच्छे दिन ही चल रहे हैं। कभी हॉस्पिटल में जाइए जब बेड पे पड़े होते हैं। आई थिंक वो राजपाल यादव। हाँ, वो किसी पॉडकास्ट में बोला था, उन्होंने बोला था। तो ये 100% सही बात है कि मुझे जो पर्सनली सबसे बड़ा स्ट्रगल था, ऐसे तो बहुत आए मेरे पास स्ट्रगल, पर आज मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वो सब छोटे लगते हैं। हेल्थ सबसे ऊपर। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। और ये बात मैं भी मानता हूँ कि हेल्थ इज सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपने हेल्थ का ध्यान रख लिया तो फिर लाइफ के चैलेंजेस को आप आराम से सरपास कर लेते हो। मुझे याद है कि जब मेरी एकदम हेल्थ एक्सट्रीम पे थी, एंड हो सकता है लोगों को बहुत अजीब लगे, पर मुझे लगा एक वक्त पे, मुझे लगा कि भगवान तूने मुझे इतनी दिमाग दिया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाया, मुझे इतनी आर्ट दी, डांस दिया, मिमिक्री दी, ये सब ले ले, बस मेरी हेल्थ ठीक कर ले। और ये कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी इतने स्तर पे। तो मैं इसीलिए कहूँगा, ऑडियंस भी देख रही है, कुछ भी है, कि सच में बहुत स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, आते हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर हेल्थ है साथ में, सब मुमकिन हो जाए। तो अगर आप अपनी लाइफ को पीछे लेके जाएं और कुछ चेंज करना चाहें तो आप क्या चेंज करेंगे? पढ़ाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी, खुद पे कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने कहा कि
अगर मुझे लगता है कि जैसे आज मेरे पास, अगर मैं कैटलॉग की बात करूँ, मेरे पास 30 लोगों का कैटलॉग है कि मैं जिसकी मिमिक्री कर सकता हूँ। अगर मैं अपना फोकस कंप्लीटली उसमें, अगर मैं पीछे पलट के देखूँ, तो मैं डेफिनेटली अपनी लाइफ को सिर्फ आर्ट वर्ल्ड में ही ले जाना चाहूँगा। कम में सर्वाइव कर लूँगा, पर मैं डेफिनेटली, मेरा टारगेट था कि मुझे 100 का कैटलॉग करना है, 100 लोगों की मिमिक्री मेरे को आनी चाहिए। पर कोई नहीं, जो हो गया। लाइफ अभी भी बहुत लंबी है। इट इज़ माई 3rd लाइफ, एज आई सेड। अब मेरे पास स्टेबिलिटी है और इंथुजियाज्म भी है, हेल्थ भी मेरी ठीक हो गई है। सो मेरा टारगेट यही है कि मैं अपना 100 के कैटलॉग में आगे बढ़ूँ। तो आपके 3 मैजिकल मोमेंट्स बताइए लाइफ में, जो मैजिकल मोमेंट्स रहे। मैजिकल मोमेंट, पहला मैजिकल मोमेंट में मैं कहूँगा कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर वाले कंपटीशन में गया था। तो जब मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, तो जो मुझे बहुत बड़ा स्टेज था, सबसे पहला स्टेज इतना बड़ा था, पूरा डार्कन था, मुझे याद है, रात का टाइम था, सिर्फ एक सामने वाले लोग दिख रहे थे और पीछे पूरा अंधेरा था, अंधेरे में क्लैपिंग आवाज़ें, ये वो। तो वो सबसे मैजिकल मोमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि कैसे, क्या शायद दोबारा चला जाऊँ मैं भी। तो वो मेरे लिए अपने आप में मैजिकल मोमेंट है। वो एक अलग ही एंग्शियस भी रहते हैं, फियर भी रहता है, राइट। अपने आप को प्रूव भी करने की सोच रहती है। मुझे याद है कि वो मैंने कर लिया, जब बाहर आया मैं, वहाँ पे तो मैंने शो पीस नहीं किया कि ठीक है, आई एम एंग्शियस, मुझे डर लग रहा है। और जब मैं कंप्लीट करके आया, वाज लाइक पानी दो मुझे, मैं आई थ्रो अप, ऐसी स्थिति हो गई थी। इट वाज मैजिक। आपके हिसाब से फ्रीडम की परिभाषा क्या है? फ्रीडम, मुझे लगता है कि फ्रीडम ये है कि आप डिसाइड कर सको कि आप अपनी लाइफ में जब 50 साल के होगे तो आप क्या कर रहे होगे, वो आप आज डिसाइड कर सको। ये मेरे को लगता है मेरी पर्सनल डेफिनेशन है फ्रीडम की। और सक्सेस को कैसे देखते हैं आप? हैप्पीनेस। अगर जो आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रही है, एट द एंड ऑफ द डे सुकून मिल रहा है, वो है सक्सेस। पैसे से नहीं आप कंपेयर कर सकते, अचीवमेंट से नहीं कर सकते। हैप्पीनेस ही मेरे को लगता है सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन। तो कोई चेंज आप इस दुनिया में लाना चाहिए, लाइक अपने काम से, क्योंकि आप क्रिएटिव वर्ल्ड के हिस्सेदार हैं, तो आप कौन सा चेंज लाना चाहेंगे जो चेंज आने वाली यूथ को भी काम आए? मैं सबसे पहले कहूँगा कि ठीक है, मुझे लगता है ना कि एक हर आदमी में कोई ना कोई आर्ट तो होती है, चाहे वो ड्राइंग की हो, चाहे वो कारपेंट्री की हो, चाहे वो मतलब कुछ भी बिल्डअप करने की हो, किसी भी टाइप की हो, देयर इज एन आर्ट होती है हर आदमी में, ये भगवान ने दी है। मैं अगर दुनिया में चेंज लाना चाहूँगा तो मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जिसमें हर आदमी जो अपना काम कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एट द सेम टाइम वो अपनी उस आर्ट को भी परस्यू कर रहा है। इट विल डेफिनेटली, मतलब दुनिया में जो करप्शन है, दुनिया में जो नेगेटिविटी है, उसको बहुत कम कर देगा। हाँ वो है, लेकिन आप इस दिशा में क्या करना चाहेंगे? मतलब ये तो आपका है कि ऐसा हो जाए कि लोग इस तरह बैलेंस कर पाए, अपने पैशन को भी फॉलो कर लें और अपनी जॉब भी कर लें, लेकिन आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे ये चीज़ हो पाए? मैं अपने इनर सर्कल में ऐसा कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंगेज हूँ। देखिए, लेट्स सी हाउ इट गोज़ लाइफ। अगर मैं बड़े मुकाम पर आता हूँ कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ पैसे के पीछे इतना मत भागो। ठीक है, लिमिटेड पैसा ज़रूरी है, डेफिनेटली, वो तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, पर फैमिली को टाइम दो, आप अपने बच्चों को इनकरेज करो। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, जो पुराने राजा महाराजा हुए, वो भी खुश रहने के लिए सब आर्ट को यूज़ करते थे, सॉन्ग सुनते थे, जो भी है। और चाहे आप आज से 1000 साल बाद भी चले जाओ, आपको खुश रहने के लिए आर्ट चाहिए ही होगी, कितनी आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाओ। आज भी कोई बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो लोग जो फोक डांसर्स हैं या कल्चरल जो आर्टिस्ट हैं उनको बुलाते ही हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और खूब आनंद मिलता है उनको। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट तो छोड़ता ही है।
तो जब वो उस चीज़ को देख के आनंदित हो सकते हैं, तो वो अगर रियल लाइफ में कोई उस करियर को आगे बढ़ाना चाहे तो फिर प्रोत्साहन क्यों ना मिले। क्यों ना मिले। और एक चीज़ मैं और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जो फोक डांसर्स हैं या कोई भी इवेंट है या कोई थिएटर है, ये आप जब वीडियो में देखते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि उसका मैजिक जो है ना, वो 90% ख़त्म हो जाता है। तो मैं लोगों से इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ऐसे इवेंट में जाएँ। राइट, लाइव जब आप लाइव उसको देखेंगे, हाँ तो वो जो मैजिक है, राइट, वो आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। फ़ोन से दूर हाँ रह के आप उसमें पूरी तरीके से खोएंगे और आप महसूस करेंगे रियल में कि हाँ, वो आर्टिस्ट जो है वो अपना कितना 100% दे रहा है। उस ऑडियंस, उस आर्टिस्ट को भी इज्जत मिलती है इज्जत मिलती है। और इंकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे और अच्छा काम करे। राइट। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल मीडिया को लेके, फ़ोन को लेके, जो इतना जो फ़ोन हावी हो रहा है लोगों में और कितने डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, लोग अपने स्पोर्ट्स में स्किल्स डेवलप करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए ज़्यादा समय ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, तो जो कि काफ़ी नेगेटिव है, उस चीज़ को एड्रेस करने के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आज के टाइम पे मुझे लगता है ना कि किसी भी फील्ड में कोई बच्चा है, स्पेशली मैं बाकी बच्चों की बात नहीं करूँगा, 10th से 12th वाले बच्चे, ये सबसे मुझे लगता है कि लाइफ का ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको एक पाथ डिसाइड करना, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी और डायरेक्शन में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो या कुछ भी। सोशल मीडिया बहुत हानिकारक है, क्योंकि नो वंडर इसका जो पर्पस था वो अच्छे के लिए बनाया गया था, पर उससे हटके जो रील्स का कल्चर आ गया, हर 15 सेकंड में चेंज करने का, और आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसमें वॉश आउट कर देते हैं। वो दिमाग पे भी नेगेटिव असर डालता है। क्यों? क्योंकि पता है सबसे मेन क्या है, इंस्टाग्राम की दुनिया झूठी दुनिया है, ये सच्ची दुनिया नहीं है। राइट, उसमें जितना उजाला दिखता है रियल दुनिया में नहीं होता। तो जब आप 2 घंटे वहाँ से बिताने के बाद जब रियल दुनिया में जाते हैं, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो आपको बड़ा धूमिल लगता है, राइट, हल्का लगता है, राइट, और आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। आपको लगता है मेरी दुनिया इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है जितनी इंस्टाग्राम की है। राइट, राइट। ये बात आपने बहुत सही बताई है, क्योंकि लोग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अपने फ्रेंड सर्कल में, वो जॉय भूल जाते हैं, उनको वो जॉय नहीं मिलता, उस इंटरेक्शन में जॉय नहीं मिलता जितना उस वर्चुअल वर्ल्ड में मिलता है। राइट। और उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एडिक्शन हावी हो रहा है। तो ऐसे कोई आप बताएं, अगर 3 लिविंग और डेड पीपल, अगर आप किसी से मिलना चाहें, कि आपकी एक दिल्ली तमन्ना थी कि उनसे मिल के उनके साथ डिनर करने का मौका मिलता, तो वो 3 इंसान कौन होंगे? पहले तो मेरे जो आइडियल है इरफान खान, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में बोला है कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उनसे मिल पाता। तो अगर डेड पीपल, ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं उनको मिलना चाहूँगा। लिविंग में पहला नंबर मैं बोलूँ तो नशरुद्दीन शाह साहब। नशीरुद्दीन शाह आइकॉन है। ऑफ कोर्स थोड़ा मैं आर्ट की तरफ झुकाव है, तो मैं आर्टिस्ट हाँ जी, ज़्यादा उनके अल पचिनो से मिलना चाहूँगा लिविंग। थर्ड में अगर मैं बात करूँ तो मेरी एक फेवरेट सीरीज़ है साइनफेल्ड। तो साइनफेल्ड में कैरेक्टर है क्रैमर, लिविंग है, कम लोग जानते हैं, बट मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। ये 3 लिविंग लोग हैं। डेड में मैंने बता दिया इरफान खान जी। डेड में मुझे सोचना पड़ेगा सेकंड और थर्ड क्या होगा, ये दिमाग में लगा है। आई विल गो विद द साइंटिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो होमी जहांगीर बाबा हैं उनसे मिलना चाहूँगा सेकंड में। और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो रिवोल्यूशनरी पे जाऊँगा, जो क्रांतिकारी रहे हैं उनमें सुभाष चंद्र बोस जी से मिलना चाहूँगा। ये मेरे 3 दिन हैं। ये जस्ट अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि हम मिलना चाहता हूँ, तो उनसे मिलना चाहता हूँ। विशाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो भी अपने जर्नी के बारे में बताया और जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स बताए, उससे हमारे ऑडियंस को बहुत सहायता होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उन बातों पे ध्यान दिलवाया है ऑडियंस को जो बातें मैटर करती है आज की तारीख में, और इसके बियॉन्ड हेल्थ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी आपने प्रकाश डाला कि लाइफ में कुछ हो नहीं हो, हेल्थ इज सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे आप कोई भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू एंड थैंक यू ऑडियंस, आपने हमारा शो देखा। आगे भी हम इस तरह के अच्छे एंटरटेनिंग शोज लाते रहेंगे और आप को इंस्पायर करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस
and happy Janmashtami once again. Thank you.